नाइट्रिक एसिड को, ठीक ना। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने आपको डाई नाइट्रोजन और अमोनिया के बारे में सिखा दिया था। इसमें मेनली हम लोग नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, फास्फोरस के जो कंपाउंड्स हैं और फास्फोरस के जो एलोट्रॉप्स हैं उनके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड हेडिंग बना लेता हूँ। देखिए नाइट्रिक एसिड, देखिए नाइट्रिक एसिड क्या है, एक तरह का ये ऑक्सो एसिड होता है। ऑक्सो एसिड बोलने का मतलब होता है ना बाबू इसमें कि ये एक तरह का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका स्ट्रॉन्ग बिहेवियर हम लोग ग्रुप 13 में भी पढ़ चुके हैं। जो बोरन होता है ये किसी भी हाइड्रो एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जबकि ये नाइट्रिक एसिड अगर इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेकर के चला जाए तो ये इजिली क्या कर सकता है, बोरन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब जो इनर्ट टाइप के एलिमेंट है ना उसको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है अगर इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके चला जाए तो, ठीक है। और इसी के डाइल्यूटेड फॉर्म से हम लोग क्या करते हैं, लाफिंग गैस भी लार्जर कंसंट्रेशन में फॉर्म किया जा सकता है। यहाँ से NO2 गैस को लार्जर कंसंट्रेशंस में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए इसका मैं क्या सबसे पहले इस फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने वाला है, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HNO3 यूज करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो नाइट्रोजन के लिए क्या करिए, X सपोज करिए, 1 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का 2 × 3 और पूरा ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x + 1 - 6 = 0। तो ये x - 5 = 0 बनने वाला है। तो x = +5 है ना। मतलब यहां से नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा बताइए, +5 मिलेगा। और मैंने पहले आपको सिखाया भी था कि जो नाइट्रोजन है या खास करके जो ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं वो +1 से -1 से लेकर के +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसका बना लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के लिए आपको केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा और एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक H जो है O के साथ में सिंगल बॉन्ड जोड़ेगा। एक ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से इसकी 3 बैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो जब इसकी 3 बैलेंसी कंप्लीट हो गई तो एक को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एकदम इजी सा कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसको ये भी याद रखिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर में आता है। कंडीशन है कि जब इसको हम लोग क्या करें, कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेकर के चले तब ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर में आएगा, ठीक है। बाकी इसमें देखिए किसी तरह का कलर नहीं है, कलरलेस है। पंजेंट ओडर होता है, जितने भी एसिड्स होते हैं ना उनके अंदर में पंजेंट ओडर आपको देखने को मिलेगा और एक तरह का ये डेंस लिक्विड होता है, ठीक है। मतलब इसकी डेंसिटी जो नॉर्मल हाइड्रो एसिड्स हैं उनसे तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। आगे देखिए मेनली जो इसमें सीखना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे इसको बनाया जा सकता है, इसको जान लीजिए। तो देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में मेनली हम लोग का लेबोरेटरी मेथड आता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस आता है। दो को हम लोग अच्छा से डिस्कस करते हैं। इसमें आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो खास करके जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वहीं से बनने वाला है। सबसे पहले लैब प्रोसेस देख लेते हैं। देखिए लैब प्रोसेस में एक लाइन का एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें आपको क्या करना है, सोडियम नाइट्रेट को लेके चलना है, NaNO3। इसका केमिकल नेम हम लोग बताते हैं सोडियम नाइट्रेट है ये देखिए। और सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन करा दीजिए H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कंडीशन है इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखेंगे तो नाइट्रिक एसिड सीधा सीधा बन जाने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे होगा रिएक्शन, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। आप H2SO4 को ध्यान में रखेंगे। H2SO4 दो फॉर्म में होता है, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, एक कॉम फॉर्म में होगा। दोनों फॉर्म में इसकी केमिकल रिएक्शन अलग अलग होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले ये डाइल्यूटेड फॉर्म में किस तरह से चेंज करने वाला है इसको मैं बता देता हूँ और फिर कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये कैसे चेंज करेगा उसको सीख लीजिए, ठीक ना। देखो अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को लेके चलिए, यहाँ पे जनरल लिख देते हैं H2SO4, ठीक है। अगर देखिए कॉम फॉर्म में है तो कॉम फॉर्म में ये ब्रेक करता है HSO4- में और +H+ में टूटेगा, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में ब्रेक करेगा, ठीक है।
लेकिन जब इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लेके चलते हैं तो ये 2H प्लस के रूप में टूटेगा और SO4 के ऊपर -2 चार्ज आने वाला है, ये डाइल्यूटेड फॉर्म है, ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिए। तो H2SO4 ये दो तरह से ब्रेक होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंसंट्रेटेड फॉर्म लिया हुआ है ना, तो एकदम सिंपल मैकेनिज्म से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सोडियम प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, ये प्लस में, HSO4 माइनस में, तो जो ये HSO4 है ना, ये सोडियम के साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। देखिए इधर बना लेते हैं NaNO3 को और प्लस इसका रिएक्शन कराया था हमने H2SO4 के साथ में। तो देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट बनने वाला है, ठीक है। और उसके बाद एक जो H होगा ये रिएक्शन कर लेगा किससे बताइए, NO3 से, और HNO3 ये कंसंट्रेटेड फॉर्म का नाइट्रिक एसिड यहाँ पे अचीव हो जाने वाला है और इसका नेम बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको बोल सकते हैं, या सोडियम बाइसल्फेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए, ये तो एक आसान सा प्रोसेस। देखिए इसके बाद से मेनली जो इसमें आता है ना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं हम लोग ऑस्टवार्ड प्रोसेस से। देखिए तो ऑस्टवार्ड प्रोसेस को समझ लीजिए, ये क्या होता है, इस प्रोसेस में आपको अमोनिया लेके चलना पड़ेगा और उसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन कराना होता है। तो देखिए इस प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, NH3 को लेके चलते, देखिए अमोनिया को लेके चलेंगे और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, O2 से रिएक्शन कराएंगे, और टेम्परेचर कम से कम आपको 500 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 200 से लेकर के आप 300 ATM या 300 बार तक का प्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, प्लेटिनम होगा, रहोडियम होगा, है ना। इसके अलावा आप और भी कोबाल्ट निकल को भी यूज कर सकते हैं, B2O5 को, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को भी कैटलिस्ट के फॉर्म में रखा जा सकता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये सभी कैटलिस्ट और इतना टेम्परेचर अंडर हाई प्रेशर होने की वजह से नाइट्रोजन अपने पहले ऑक्साइड में चेंज करेगा। तो नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और फिर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल निकलेंगे, ठीक है। ये जो बना पहला स्टेप में, इसको हम लोग बोला करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का ये फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मोनोऑक्साइड ऐसा इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसको बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन, तो इसके लिए मैं 4 कर लेता हूं, इवन हो जाएगा इजिली। तो ये 12 हो गया, तो इसके आगे भी आपको 6 करना पड़ेगा, तो यहां 10 हो गया, तो इसके आगे 5 कर लेने से पूरा प्रोसेस बैलेंस हो जाएगा। अब ये हीट एंड ट्रायल मेथड है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी। तो ये तो पहला स्टेप है। देखिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया, NO बन गया, इसका रिएक्शन एक बार और ऑक्सीजन के साथ में करा दीजिए। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको स्ट्रांगली हीट करिए, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन। अगर इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 यूज कर लेंगे और इसको 2 यूज कर लेंगे। ओनली हीट एंड ट्रायल मेथड से इजिली इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अगला मेथड है, देखिए अगला जो इसमें स्टेप है, में डालेंगे, इसको पानी से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो जैसे आप इसको पानी से रिएक्शन कराएंगे, ये सीधा बना लेगा नाइट्रिक एसिड, और ये हाई रिएक्टिव होने की वजह से इसमें NO के कुछ फ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर इसको बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे केवल 3 यूज कर लीजिए, और इधर में हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे केवल 2 रखने से हो जाएगा और पूरा प्रोसेस कंप्लीट बैलेंस हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग का मिल गया, इसको नाइट्रिक एसिड बोल देते हैं। देखिए, और सबसे ज्यादा जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रिपरेशन है, ये ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से ही किया जाता है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला स्टेप पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट, ये कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस को शो कर सकते हैं। फिजिकल कैरेक्टर को तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कैसे कैसे ये डेंस लिक्विड है ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है अगर इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके चला जाए। आप बात करते हैं बेसिकली, देखिए इसके केमिकल कैरेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको समझ लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या हो सकता है। देखिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला ही ले लेते हैं, इसमें फर्स्ट रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर करा लेते हैं या एसिडिक नेचर देख लेते हैं कि ये पानी के साथ में किस तरह का केमिकल रिएक्शन शो करने वाला है, ठीक है। देखिए
तो वाटर के साथ में इसका एकदम जनरल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है। HNO3 को अगर आप पानी के अंदर में डालेंगे ना, देखिए तो ये सिंपल ये H2O को क्या करेगा बताइए, ये H2O को H अपना सप्लाई करेगा तो ये बनाएगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना, और बाकी फिर आपको इसमें रिलीज होंगे NO3 माइनस नाइट्रेट आयन मिलेंगे, ये हाइड्रोनियम आयन बना। ठीक है, आप लोग को याद होगा हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते थे ना, हाइड्रोजन आयन जब पानी में डिसॉल्व होता है द एक्वस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का एक्वस फॉर्म ही क्या है बताइए, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए। इसके अलावा ये एवरी टाइप के जो नाइट्रेशंस के रिएक्शन है ना उसको ये शो कर सकता है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी नाइट्रेशन होता है हम लोग कंसेंट्रेटेड फॉर्म को लेके चलते थे और उससे हम लोग इसका नाइट्रेशन कराते थे, जिसको हम लोग क्या बोला करते थे बताइए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला करते थे, जो नाइट्रेशन होता था। ठीक है, तो उसको दिमाग में रखिए आप। दूसरा इसमें देखिए मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। आप देखिए यही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है तो आप याद रखेंगे, ये मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसको जान लीजिए। ठीक है, तो देखो अब इसमें होता क्या है समझिए। अब ये HNO3 को ना हम लोग दो टाइप से लेके चल सकते हैं। एक HNO3 क्या होगा बताइए, डाइल्यूटेड HNO3 होगा, और दूसरा हम लोग ले सकते हैं कंसंट्रेटेड। जब ये ज्यादा डेंस होगा तो वैसे केस में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसको बोल सकते हैं। ठीक ना, तो ये दो टाइप के केमिकल रिएक्शन यहाँ पे शो करने वाले हैं। मेनली जब हम लोग मेटल से इसमें रिएक्शन कराएंगे ना तो इसमें ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शन है ना, कि ये क्रोमियम और एल्यूमिनियम के साथ में केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेंगे। मेनली बेसिकली ये जो अपना रिएक्शन शो करते हैं वो जिंक के साथ में करते हैं और कॉपर के साथ में करते हैं। ठीक है, दो के साथ में डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड दोनों ही फॉर्म से ये रिएक्शन कर लेंगे। तो इसमें आप नोट करके एक चीज को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से होते हैं। इट डज नॉट रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड Al एंड Cr, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम। ऐसा क्यों होता है? सिंपल है, जैसे हम लोग कॉपर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को ना एल्यूमिनियम या क्रोमियम के अंदर में डालते हैं तो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम और क्रोमियम के ऊपर ना एक पैसिव लेयर बना देता है ना, तो ये हम लोग को बनेगा कॉपर नाइट्रेट बनने वाला है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा और फिर आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। देखिए, और फिर अगर इसी को आप यहाँ पे कंसंट्रेटेड फॉर्म से कराएंगे तो वही बनेगा, बस इसका केवल डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें आपको NO बन जाएगा जबकि इसमें NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको फॉर्म होने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए इसको याद करने के लिए ना आप क्या करिए, नाइट्रिक एसिड के आगे जो कोफिशिएंट लग रहा है ना उसको याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें 8 और 4 आ रहा है, इसमें 10 और क्या आ रहा है बताइए, 4 आ रहा है। ऐसे करके ध्यान में रखेंगे ना तो पूरा रिएक्शन याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बस इसी का फर्क है। उसके बाद से जिंक के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये भी डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा तो N2O बनाएगा, जिसको लाफिंग गैस बोला करते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेके चला तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने वाला है। ठीक है, तो इसमें लाफिंग गैस बनेगा और इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। और फिर जब इसको I2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे ना तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला है, तो ये I2 के साथ में रिएक्शन करके आयोडिक एसिड बना लेगा HiO3 और NO2H2। देखिए इसमें बस ये एसिडिक फॉर्मूले बनने वाले हैं, NO2H2 इसमें सब में सेम होते जाएगा। अगर आप कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो CO2 बनने वाला है, बाकी H2 और NO2 वही रहेगा। अगर सल्फर के 8 मॉलिक्यूल से कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, NO2 बनेगा और ये बनेगा आपको। P4 से कराएंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनने वाला है। और फिर एक ये ब्राउन रिंग टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट को हम लोग लेबोरेटरी में भी किए हैं, लेकिन ये उसका केमिकल रिएक्शन है। देखिए तो केमिकल रिएक्शन किस तरह से होने वाला है इसको जान लीजिए। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि जो भी सॉल्ट है ना, आप लोग को मैंने पढ़ाया भी होगा, ये सबसे पहले सॉल्ट को लेके चलते हैं, उसमें मिनिमम वाटर डालेंगे। मिनिमम वाटर डालने के बाद ना जो उसमें फेरस सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन होता है उसको मिक्सअप करते हैं। ठीक है, उसको मिक्सअप करने के बाद आपको एसिड का H+ यहाँ जो है एसिडिक पार्ट को इंडिकेट करता है, एसिडिक पार्ट को कुछ डालना होता है, जिससे आप क्या देखते थे कि ऊपर में जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर में एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है जो NO3- को क्या करता है, कंफर्म करता है। तो उसी का केमिकल रिएक्शन है। देखिए
सबसे पहले ये पूरा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करके ना ये बनाएगा, ठीक है, और सारा का सारा वाटर के अंदर में प्रोसेस होता है। तो Fe वाटर के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेगा और NO3 जो NO में चेंज करेगा ना उसको भी अपने साथ कंबाइन करेगा और ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स एडक्ट बनाता है। और यही कॉम्प्लेक्स जो एडक्ट है ना, जो कॉम्प्लेक्स है, इसी का आपको रिंग देखने को मिलता है। तो ब्राउन रिंग में जो ऊपर आता है ना, यही वाला कॉम्प्लेक्स है। तो बिल्कुल आप इसको आसान तरीका से याद रखेंगे कौन सा रिंग का फॉर्मेशन होता है ना, इसमें ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन होता है और जो ब्राउन रिंग होता है इसी कॉम्प्लेक्स का होता है, ठीक है। तो एकदम इजी मेथड है ये, आप नाइट्रिक एसिड के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशंस को याद रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसी के अंदर में हम लोग को जानना है कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना। देखिए ये भी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन ही था, तो कंपाउंड्स या मैं यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कर देता हूं कि मेनली नाइट्रोजन जो है कौन कौन से ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है, इसी को यहाँ पे सीखने वाले। देखिए तो नाइट्रोजन अपना बैलेंसी ना देखिए +1 से लेकर के +5 तक आपको शो करता है, ठीक है। तो उन सभी स्टेप में ना ये इजिली आपको ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। देखिए अगर हम लोग क्या कर देंगे बाबू, यहाँ पे सिंपल वे में मैं समझाता हूँ। नाइट्रोजन का बैलेंसी अगर 1 हो और ऑक्सीजन का तो फिक्स है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनने वाला N2 जिसको लाफिंग गैस बोलेंगे ना, या नाइट्रस ऑक्साइड, इसी का नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। आप इसको बोल दीजिए या इसको लाफिंग गैस बोल दीजिए, ठीक है, दोनों इसी का नेम है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें ना, तो 2 नाइट्रोजन है देखिए और 1 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले तो ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बनवा दे तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ये इसकी बॉन्डिंग है। याद रखेंगे अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड हम लोग टेक करें तो बेसिकली हमारे पास इसमें एक सिग्मा बॉन्ड ही मिलेगा और बाकी अगर इसमें हम लोग बॉन्ड पे इसका बात करें पाई बॉन्ड का, कितने पाई बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से और भी ये स्ट्रक्चर है। देखिए अगर हम लोग नाइट्रोजन का बैलेंसी 2 टेक कर लेना और ऑक्सीजन का बैलेंसी तो 2 होता ही है, तो एक दूसरे को ये काउंटर कर देंगे, तो यहाँ पे बनेगा NO। NO का मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। और ये एक्सेप्शनली एग्जिस्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा। इसके पास 4 लोन पेयर बचे होंगे और इसके पास 3 लोन पेयर है। ये रेजोनेंस भी कर सकता है। देखिए अगला स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इसको भी सप्लाई कर सकता है, तो एक स्टेप का ये रेजोनेंस भी शो कर सकता है। देखिए यहाँ पर आपको बस 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 4 थे तो एक और इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो करता है, ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है। देखिए अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहें तो कुछ ऐसा हो सकता है कि N और ऑक्सीजन को ये साइड में ला दीजिए, फिर ट्रिपल बॉन्ड N, ये टाइप का ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो कर सकता है। सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स याद रखिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुआ, तो बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन किसका लिया है, नाइट्रोजन का लिया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करेंगे और मैं इसके ऑक्साइड्स को बताता हूं। देखिए और क्या क्या ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, इसको जान लीजिए। तो इसी तरह से बैलेंसी 3 रखेंगे, बैलेंसी 4 रखेंगे, बैलेंसी 5 रखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से केस में क्या बना रहा है। देखिए अगर क्या किया जाए इसमें, समझो अब अगर नाइट्रोजन की बैलेंसी अगर हमने 3 कर दिया मान लीजिए और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 कर दिया, तो ये बनने वाला है N2O3। यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा N2O3 बनेगा, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर आप बनाना चाहे देखिए तो सिंपल है, इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कर दीजिए, फिर N से N को अटैच कर देंगे, फिर इसके ऊपर में O है और बाकी के देखिए अब इसका भी 3 बॉन्ड पूरा, इसका भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। तो अब आपको यहाँ पे इजिली कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन बचा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ना, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह का आपको इसका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अगला देखिए अगर नाइट्रोजन का हम लोग क्या करें, इसका बैलेंस अगर 4 कर ले और ऑक्सीजन का बैलेंस अगर 2 कर ले, तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल आउट इसको कर दीजिए, या नॉर्मल अगर बनाए तो ये बनेगा N2O4। अगर दोनों में से 2 को कॉमन निकाल ले तो ये NO2 बनने वाला है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए N डबल बॉन्ड O आएगा और एक यहाँ से ये इजिली सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। देखिए तो समझिए जब ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ना, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा,
ठीक है, देखिए कि पूरे 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 ऊपर दे दिया और बाकी का जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है अगर एक इधर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ना, लेकिन इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करेगा, इसके पास पूरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के पास पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऊपर शिफ्ट किया है ना, बाकी का देखिए बाकी का इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 3 बचा। तो अगर ये 2 इसको दे देगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड करेगा ना तब तो ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला नहीं है। ऐसे हम लोग करके भी देख लेते, देखिए बॉन्ड लाइन अगर स्ट्रक्चर इसका बनाए या इसी में समझ लीजिए कि एन का 2 इलेक्ट्रॉन इसका और फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन का, बाकी ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे उसके पास ऊपर में ना, और यहाँ पर देखिए आपके पास 3 पूरे के पूरे लोन पेयर बचे हुए हैं। अगर यहाँ पे इसका मैं क्या करूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये ऑक्सीजन के साथ में शेयर करा दे, देखिए इस तरह से, तब भी इसका बॉन्डिंग कंप्लीट होने वाला नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। देखिए 4 4 8 और 3 कितना हो गया बताइए, या इसमें से ये 2 तो उधर चला गया, तो ये 4 और 4 8 और 1 कितना हो जा रहा है बताइए, 9 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनली एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए सिंपल है, आप यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना दीजिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा रहेगा। ठीक है, और इसी 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ना देखो बाबू, ये आगे जा करके अगला स्टेप में ये अब डाइमर का फॉर्मेशन कर सकता है ना, ये डाइमर का फॉर्मेशन करेगा और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि डाइमर ये कैसे बनाएगा। अगर 2 NO2 के मॉलिक्यूल को लेके चला जाए ना, तो ये जो यहाँ पे लोन पेयर दिखाई दे रहा है ये इजिली बॉन्डिंग कर लेगा, ये एक्सेप्शनली एक स्ट्रक्चर है। तो इट फॉर्म्स डाइमर, मैं ऐसे लिख देता हूं, इट फॉर्म्स डाइमर, ये डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और देखिए डाइमर का फॉर्मेशन कैसे करेगा इसको बता देते हैं। इसमें एन डबल बॉन्ड इसके ऊपर ओ है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और एक जो इलेक्ट्रॉन है अगला इससे बॉन्डिंग करके ऐसा वाला स्ट्रक्चर ये दे सकता है। तो हमेशा ये इट इज स्टेबल इन डाइमर फॉर्म, ये जो मेनली इसकी स्टेबिलिटी जो होती है ये डाइमर फॉर्म में ही स्टेबल होता है। और ऐसा पूछा जाता है कि डाइमर क्यों बनाता है। ठीक है, तो डाइमर इसलिए बनाता है क्योंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, इजिली 2 मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिए, डाइमर क्यों बनाता है, ड्यू टू ऑड इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा होता है। अगर क्या करें, अगला स्ट्रक्चर है, देखिए नाइट्रोजन की बैलेंस से अगर 2 कर दें, ऑक्सीजन की बैलेंस से अगर 5 कर दें, तो हमारे पास ये बनेगा N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन होने वाला है। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए इसमें सिंपल आपको 2 इसमें नाइट्रोजन है, तो हमने यहाँ पे 5 ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक बॉन्ड कर लेते हैं, फिर एक ऑक्सीजन को कॉमन कनेक्टेड कर देंगे, फिर इसके साथ में एन जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड हो, इसकी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गई। तो बाकी का जो बॉन्ड है ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ऐसा दिया जाता है। तो देखिए इसमें सिंपल समझ लीजिए, इसमें आपको बोला जाता है कि नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी है। ठीक है, कोवैलेंसी का मतलब कि नाइट्रोजन एक्चुअल में इसमें बॉन्डिंग कितना किया हुआ है। तो कोवैलेंसी ऑफ N, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 है क्योंकि 4 ही बॉन्ड किया है ना। देखिए एक यहाँ पे डबल बॉन्ड जो 2 बॉन्ड के इक्वल हम लोग इसको मान सकते हैं, और 1 ये 3 और 1 लेके 4, तो यहाँ पे पूरा कार्बन जो है आपको 4 बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी बतानी है, 4 बतानी है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालना चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर भी आप काफी इजी तरीका से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, इसके ऊपर में ये डबल बॉन्ड है, तो इसके ऊपर में -2 चार्ज रहा होगा, है ना। इसको देखिए ध्यान से समझिए, ये मैंने आपको बताया भी होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड कर रहा है तो -2 इलेक्ट्रॉन भी ड्रा किया होगा, ये सिंगल बॉन्ड तो ये -1, तो ऊपर के लिए -2 गया होगा, तो नाइट्रोजन पे +2। ऑक्सीजन जब 1 इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो -1, तो इसके ऊपर में +1 चार्ज आएगा। फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाने के चांसेस होते हैं ना, तो इसके ऊपर आएगा +2, पूरा काउंट कर लीजिए, +2 +2 +1 पूरे +4। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N। ये सब रेडॉक्स में आप लोग पढ़े, थोड़ा भी टफ नहीं है ये। तो ये वाला केस में 5 है। अगर यहाँ भी आप निकालना चाहे तो इसके ऊपर -2, डबल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो फिर नाइट्रोजन के ऊपर +2 आएगा। फिर इधर से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब ये खींचेगा तो -1, एक और +1 यहाँ पे आएगा, और ये डबल बॉन्ड है तो -2, इसके ऊपर भी +2, तो 2 2 4 और 1 1 5 हो गया। तो ये वाला स्टेप में भी नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कितना है बताइए, 5 है।
तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है और कोवैलेंसी इसकी कितनी है बताइए, 4 है। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे, ये कंप्लीट हो गए। देखिए एकदम आसान है, थोड़ा भी टफ नहीं है, आप इसको बढ़िया से याद रखिए, ठीक ना। तो ये हम लोग को ग्रुप 15 एलिमेंट में नाइट्रोजन जो है इसके सारे कंपाउंड्स लगभग खत्म हो गए, जो भी थे हमने इसको डिस्कस करा दिया। अब हम लोग इसके अंदर में जो सेकंड मेंबर है ना फॉस्फोरस, उसको देखते हैं। देखिए फॉस्फोरस क्या क्या कर सकता है उसको जान लीजिए। तो देखिए अब अगला जो इसमें है सेकंड मेंबर जो इसका होता है, इसका बात करते हैं फॉस्फोरस। देखिए फॉस्फोरस का इसका जो सिंबल है, इसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं P, और जनरली ये P4 के फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। नेचर में P4 के फॉर्म में ये मिलेगा। इसके देखिए 3 एलोट्रॉप्स हैं, जान लीजिए। एलोट्रॉप्स इसमें क्या होते हैं समझिए, जिनका जनरली फिजिकल कैरेक्टर डिफर हो और केमिकल कैरेक्टर मैक्सिमम सेम हो, उसको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो इसके 3 एलोट्रॉप्स पूरे मिलते हैं। सबसे पहला है देखिए व्हाइट फॉस्फोरस, पहला को व्हाइट फॉस्फोरस बोलेंगे। दूसरा इसमें जो है रेड फॉस्फोरस है, रेड फॉस्फोरस, और थर्ड नंबर वाले को ब्लैक फॉस्फोरस बोलते हैं। देखिए ब्लैक फॉस्फोरस है ना। ब्लैक फॉस्फोरस भी 2 टाइप में जाकर के डिवाइड हो जाता है, एक है अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और एक होता है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस, और ये बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। तो एकदम सिंपल है, सबके बारे में शॉर्ट में जान लीजिए, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना बाबू, ये काफी हाईली पॉइजनस है, ठीक है, और बाकी के फॉस्फोरस हाईली पॉइजनस नहीं होते हैं, है ना। जैसे रेड फॉस्फोरस वगैरह का यूज जो है हम लोग एक्सप्लोसिव बनाने में, माचिस का जो स्टिक्स होता है ना उसको बनाने में, ब्लैक फॉस्फोरस का भी यूज हम लोग उसमें करते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना हाईली एक्सप्लोसिव होगा और बहुत ही कम स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर इसको एयर के प्रेजेंस में रख दिया जाए ना तो ये सेल्फ से जलने लगता है, इसको हीट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सेल्फ से जलने लगेगा। इसलिए इसको फ्लोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं ना। मतलब इसको जैसे आपने एयर के प्रेजेंस में रखा, बिना उसमें आग लगाए ये खुद से जलना स्टार्ट हो जाता है, ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि बाकी के फॉस्फोरस के साथ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, और जब भी हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस को हीट करेंगे ना तो हम लोग को रेड फॉस्फोरस मिलेगा, और रेड फॉस्फोरस को जब 803 केल्विन पे हीट करेंगे तो हम लोग का अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है, और जब व्हाइट फॉस्फोरस को 573 केल्विन पे हीट करेंगे अंडर हाई प्रेशर, तब जाकर के हम लोग को बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, इसमें यही एक हाईली पॉइजनस है, बाकी वाला कोई भी पॉइजनस नहीं है। मैं इसमें समझा भी देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं व्हाइट फॉस्फोरस, देखिए व्हाइट पी लिखते हैं, आप समझ जाएंगे। इसको जब आप स्ट्रांगली हीट करेंगे 573 केल्विन पे हीट करेंगे, तब आपको बनने वाला है रेड फॉस्फोरस, है ना। रेड फॉस्फोरस आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर आपने रेड फॉस्फोरस को हीट कर दिया, ठीक है, इसको हीट करना है 803 केल्विन के टेम्परेचर पे, तो आपको यहाँ पे बनेगा अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस मिलने वाला है, ठीक है। तो अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस आपको बन जाएगा। और दूसरा, अगर व्हाइट फॉस्फोरस को ही, व्हाइट पी को ही अगर आपने 573 पे गर्म किया अंडर हाई प्रेशर, ठीक है, इसमें डिफरेंस ये पहला वाला और थर्ड वाला में यही है कि नीचे वाला में हम लोग प्रेशर को काफी ज्यादा रखेंगे, तो ऐसे केस में बीटा ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाता है, ठीक है, बीटा ब्लैक पी मिलेगा, है ना। आप देखिए जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना, इसका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होता है, जबकि रेड फॉस्फोरस के पास ना पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसका स्ट्रक्चर काफी लॉन्ग होगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस जनरली जो मिलेगा आपको P4 के टर्म में मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए टेट्राहेड्रल टाइप से कुछ मिलेगा, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। इन सबको हम लोग यहाँ से इसको मिला देंगे, और इसको डॉट डॉट करके मिला दीजिए, इसको डॉट डॉट। ये जो एंगल होता है ना, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एस्ट्रेन, इसका नेम है देखिए एंगुलर एस्ट्रेन बोलेंगे। और व्हाइट फॉस्फोरस के लिए एंगुलर एस्ट्रेन जो है ये आपको 60 डिग्री का होने वाला है, ठीक है।
बाकी रेड फास्फोरस का बनाएंगे ना तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर को एक साथ ऐड कर देंगे, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। मतलब ये एक सेटअप हो गया, फिर एक सेटअप और बना दीजिए, फिर फास्फोरस को ऐड कर दीजिए, फिर अगला ये सेटअप एक बार और बना दीजिए, फास्फोरस को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग इसका कर सकते हैं। तो ये फास्फोरस के कुछ एलोट्रॉप्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिए, है ना। इनकी केमिकल रिएक्शन भी होती है। अगर फास्फोरस को क्या किया जाए, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया जाए ना, व्हाइट फास्फोरस का खास तौर पे, तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन शो करेंगे और फास्फोरस के जो मेजर ऑक्साइड्स हैं, जो पेंटा ऑक्साइड्स हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं इनके रिएक्शंस को आपको समझा भी देता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना को कॉपी करेंगे, है ना। अब इसमें देखिए आगे सीखते हैं। ये फास्फोरस के दो रिएक्शंस हैं जिसको आप ध्यान में रखिए, है ना, जो इसके बाद इसके कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, उसमें ये हेल्प करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देखो आप इसके अंदर में क्या है। पहला रिएक्शन है कि अगर आपने व्हाइट फास्फोरस को लेकर के चला और इसको NaOH के साथ में रिएक्शन करा दीजिए और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी रखिए, यहाँ पे NaOH के एक्वस सॉल्यूशन से कराएंगे तो ये PH3 बनता है जिसको फॉस्फिन गैस बोला करते हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे NaH2, यहाँ पे फिर PO2 ये बनने वाला है। इसका नेम होता है सोडियम हाइपोहैलाइट, सोडियम हाइपोहैलाइट इसको बोला करते हैं। और PH3 का नेम है फॉस्फिन, एक बहुत ही हाईली पॉइजनस रोटेन फिशी ऑर्डर, इनका जो ऑर्डर होता है रोटेन फिश के जैसा होता है, ये मॉलिक्यूल बनता है। अगर इनको बैलेंस करना होगा तो देखिए इसमें सिंपल है, यहाँ 3 रखने से पूरे प्रोसेस बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। पहला इसका रिएक्शन था। दूसरा है कि अगर हम लोग इसको क्या करें, ऑक्सीजन के साथ में स्ट्रांगली हीट करें, है ना, तो ये फास्फोरस के पेंटा ऑक्साइड बनाएगा, P2O5 बनाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 लिख दीजिए और यहाँ पे केवल 5 लिखने से ये बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के क्या क्या कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस का बात करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहला है ये फॉस्फिन, है ना। देखिए फॉस्फिन एक तरह का ये गैसियस स्टेट में फाउंड होता है और ये हाईली पॉइजनस है, रोटेन फिश लाइक ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी बहुत खराब होता है ना। और ये पानी में तो डिसॉल्व करने वाला है नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हम लोग इसको इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो इसके पहले था फास्फोरस, फास्फोरस भी पानी के अंदर में सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन आप उसको इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे CH2 हो गया, ईथर हो गया, उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बनता कैसे है, इसके रिएक्शंस को आप दिमाग में रखेंगे। ये कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसको जब वाटर में डालेंगे ना तो वाटर में H+ और OH- होता है। देखिए रिएक्शन इसकी कैसे प्रोसीड होती है, कैल्शियम प्लस में होगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, और H2O के अंदर में H+ में होता है, OH- होता है। तो जो OH है ना, देखिए वो फास्फोरस से रिएक्शन करेगा, मतलब OH जो है वो कैल्शियम से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बाकी का जो हाइड्रोजन है वो P से रिएक्शन करके, फास्फोरस की वैलेंसी तो 3 होती है ना, PH3 बनाएगा। सेम इसमें हाइड्रोजन P के साथ जुड़ेगा क्योंकि H+ है और Cl क्या है बताइए, माइनस है, तो H P के साथ जुड़ करके PH3 बनाएगा और क्लोरीन कैल्शियम के साथ जुड़ के कैल्शियम क्लोराइड। और ये रिएक्शन तो फास्फोरस में ही डिस्कस किए थे ना, इसको दिमाग में रखिए। इसका देखिए जो रिएक्शन से 2-3 रिएक्शन है, काफी छोटा छोटा है, इसको जान लीजिए। अगर आप CuSO4 का PH3 के साथ में रिएक्शन कराइएगा ना तो कॉपर फॉस्फाइड बन जाएगा यहाँ पे, जिसको क्यूप्रिक फॉस्फाइड भी बोल सकते हैं क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 है। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड निकलेगा, क्योंकि जो देखिए इसमें हुआ क्या, ये कॉपर रिएक्शन कर लिया। अगर इसको अच्छा से हम लोग समझें तो कॉपर प्लस में होगा, SO4 माइनस में, P+ में होगा, ये माइनस में। तो देखिए P के साथ में रिएक्शन किया, यहाँ P के साथ में कौन रिएक्शन करेगा, ये प्लस वाला है, ये ऐसा करेंगे। देखिए फॉस्फिन के केस में ये होता है कि P- होगा और H+ के फॉर्म में होगा। तो जो P है फॉस्फाइड आयन है, ये कॉपर से रिएक्शन करके यहाँ पे कॉपर का फॉस्फाइड या क्यूप्रिक फॉस्फाइड का फॉर्मेशन किया और फिर HSO4 से रिएक्शन करके H2SO4 बना लेता है ना। एकदम आसान सा कंसेप्ट है। उसी तरह से HCl का भी रिएक्शन मैंने कराया है और PH3 का जब HBr से कराएंगे तो PH4Br आपको फॉस्फिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, ठीक है। बाकी के ये देखिए आपको 2 रिमेनिंग कंपाउंड्स और इसमें डायरेक्ट देखने को मिलते हैं।
एक है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जिसको PCl3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसका हम लोग ऑर्गेनिक के पहला चैप्टर में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन डिस्कस किए हुए हैं। एल्कोहल से कैसे रिएक्शन करेगा, है ना, उसके अलावा भी उसमें एल्डिहाइड से कैसे रिएक्शन करेगा, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से कैसे रिएक्शन करेगा, तो इन सभी को पहला चैप्टर में अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हुए, इसलिए मैंने केवल प्रिपरेशन का मेथड बनाया, ठीक ना। अगर आप क्या करेंगे, P4 को Cl2 के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो PCl3 बनेगा, और A से AsOCl2 का नाम होता है, देखिए थायोनील क्लोराइड इसको बोला करते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसको अगर हमने रिएक्शन करा दिया P4 से तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड SO2 और H2Cl2 इजीली आपको बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए सेम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वैसे ही बना सकते हैं। इसमें SO2Cl2 को दूसरा स्टेप में लेके चलते हैं जिसको सल्फ्यूराइल क्लोराइड बोला करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, दो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। पहला देखिए कि इसमें जो ये PCl की बॉन्डिंग है ना, ये इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पे 202 पिकोमीटर है, जबकि यहाँ पे आपको 240 पिकोमीटर दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि देखिए ये क्लोरीन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन, और खास करके ये बॉन्डिंग के भी देखिए आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन और लोन पेयर रिपल्सन की वजह से PCl5 में जो सारे बॉन्ड लेंथ है ना वो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। देखिए दो आपको ये इक्वेटोरियल पोजीशंस में है, बाकी यहाँ पर देखिए अगर ये एक्सियल में होता है और ये एक और आपको 3D में होगा, ठीक ना। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है, देखिए कि इसमें ये बॉन्ड लेंथ को आप याद रखेंगे, ये हमने लिखा है 202 पिकोमीटर, जबकि ये 240 पिकोमीटर हमने लिखा है। सारे इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, जो इक्वेटोरियल वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो 240 के हैं, बाकी सब 202 पिकोमीटर के होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है देखिए कि ये सॉलिड स्टेट में ना इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, PCl4 और PCl5। इसमें जो PCl4 है इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाइए, TH टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जबकि इसका ऑक्टाहेड्रल OH स्ट्रक्चर होगा। ये क्वेश्चन आपसे दिया जा सकता है, ठीक है ना, कि PCl5 सॉलिड स्टेट में कौन से फॉर्म में आपको रहता है, तो PCl4 प्लस और PCl5 माइनस में रहेगा। PCl4 प्लस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, जबकि इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। अब ये कुछ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, उसको देख लीजिए। देखिए ऑक्सो एसिड में सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें ध्यान रखिए इसका बेसिसिटी पूछा जाता है, जो मैंने पहले भी आपको सबसे पहला क्लास 11th का जो चैप्टर था वहां पे सिखाया था। देखिए इसमें जितना OH से जुड़ा है ना, पानी में डालने के बाद वो इजीली रिलीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3OH है, मतलब 3HO से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो बेसिसिटी है या इसके पास जो नंबर ऑफ H है या इसका जो बैलेंसी फैक्टर है, आप जो बैलेंसी फैक्टर ही करके समझिए, बैलेंसी फैक्टर 3 ले सकते हैं ना, इसका बेसिसिटी 3 ले सकते हैं, या एसिडिटी को भी हम लोग 3 लेके चल सकते हैं। इसमें समझिए देखिए ये 1 2 3 4, इसके पास में 4H जो है O से अटैच है, तो ऐसे केस में बैलेंसी फैक्टर इसका 4 रख सकते हैं, बेसिसिटी या एसिडिटी को 4 टेक कर सकते हैं। उसी तरह से ये वाला में समझ लीजिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 OH है, तो इसका बैलेंसी फैक्टर BF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही इसका हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बैलेंसी फैक्टर 1 होगा। ये सारा मैंने पहले आप लोग को सिखाया हुआ है। उसी तरह से पायरोफॉस्फोरिक एसिड का भी आप निकाल सकते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बताएंगे, जो मैंने पहले भी आप लोग को सिखाया होगा। अगर फास्फोरस का निकालना है, देखिए तो ऊपर में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड किया है तो -2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो कॉपर पे +2 आएगा। ये ऑक्सीजन इधर विड्रॉ करेगा तो -1, तो एक और प्लस आएगा। नीचे ये विड्रॉ करेगा तो एक माइनस, एक और प्लस बनेगा, एक और माइनस और एक और प्लस बनेगा। पूरा प्लस काउंट कर लीजिए, ये 1 2 3 और 3 और 2 कितना हो गया 5। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो 5। ये सारे कंसेप्ट भी हम लोग रेडॉक्स में देखे हुए हैं, और अभी जस्ट हमने आपको डाई नाइट्रोजन में भी इसको हमने बताया है। अगर इसमें देखिए एक हम लोग के पास होता है, जैसे ये साइक्लो में बना था ना, साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, अगर इसको ओपन रिंग में भी बना सकते, ओपन चेन में भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि पॉली ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जो कि ओपन रिंग में होगा। ओपन रिंग में करना कुछ नहीं है, बस इसको डायरेक्टली तोड़ के ओपन कर दीजिए, रिंग को केवल हटा दीजिए, ठीक है। तो ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स के सारे वीडियोस हैं, आप लोग अच्छे से इसको कॉपी कर लें और क्वेश्चन को बनाएं। ग्रुप 15 एलिमेंट्स पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।